हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज फिर से मैं आप लोगों के बीच क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स में हम लोग करंट पढ़ रहे हैं और करंट का टॉपिक है विद्युत सर्किट, विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक परिपथ जिसको कहते हैं विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ में हम लोग पिछले क्लास में विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ लिया था। जिस रास्ते से धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के बारे में पढ़ लिया था। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसमें दो तरह का आवेश का प्रवाह था, एक था समान आवेश, एक था असमान आवेश। असमान आवेश के लिए I बराबर Q बटे टी बराबर NE बटे टी, है कि नहीं। आवेश बराबर I बराबर Q बाई टी बराबर NE बाई टी, ये जो था आपका समान आवेश के लिए था। और असमान आवेश के लिए dQ बाई dt हम लोग पढ़े थे, है ना। इसके बाद हम लोग फिर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े थे। रेजिस्टेंस प्रतिरोध जो है ना क्या करता है, किसी चालक तार में धारा जब प्रवाहित करते हैं तो उसके मान का जो विरोध करता है उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। और फिर रेजिस्टेंस में हम लोग आगे पढ़े थे वर्ण कोड, प्रतिरोध का वर्ण कोड, है ना, या फिर कार्बन प्रतिरोध भी कह सकते हैं उसको, यानी कार्बन प्रतिरोध, है ना। जो प्रतिरोध जो होता है वो कितने ओम का होता है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। हम इसके बारे में पढ़ लिए थे पिछले क्लास में। ये कार्बन प्रतिरोध है वो लाल पीला हरा रंग से बना हुआ है, तो उसका मान कितना होगा, इस तरह से, है ना। आज जो हम लोग बहुत ही एक महत्वपूर्ण सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इससे आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन कंप्लीट होगा। ऑब्जेक्टिव इससे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि यह किन किन बातों पर डिपेंड करता है और इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 अंक आपका प्रश्न में आ सकता है। पिछले 2-3 वर्षों से लगातार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी 2 अंक के लिए। तो इस बार भी उम्मीद है कि इससे प्रश्न आपका जरूर ही रहेगा। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि आप इस पर कमांड कर लेते हैं तो आपका जो डर है रेजिस्टेंस से संबंधित वो आपका एकदम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, कि प्रतिरोध किन की बातों पर निर्भर करता है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझो कि स्टार, इतना भी स्टार लगा दें तो कम पड़ जाएगा। 2 अंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। आइए तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो पहले आप लिख लीजिए, इसके बाद फिर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पहले इसको हम लिख लेते हैं, इसके बाद फिर इसको समझाएंगे, ठीक है। तो प्रतिरोध जो होता है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहले इत्मीनान से लिख लेंगे, इसके बाद फिर समझेंगे इसके बारे में। प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। देखिए पहला बात क्या है, वो है आपका कोई भी पदार्थ रहेगा, यानी पदार्थ पर, ठीक है। तो पदार्थ पर क्या होता है कि पदार्थ जो है यानी पदार्थ बदलने से प्रतिरोध बदलता है। यानी प्रतिरोध पदार्थ बदलने से बदलता है, पदार्थ बदलने से बदलता है, ठीक है। यानी कोई भी पदार्थ रहेगा तो उसका जो प्रतिरोध होगा, यदि पदार्थ को बदलेंगे तो उसका प्रतिरोध बदल जाएगा। दूसरा बात वीमा मेजरमेंट, ठीक है। यानी प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के
और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा बात जो है वो टेम्परेचर, ताप पर। ठीक है, तो ताप बढ़ने से धातु का प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि है ना अर्धचालक, ताप बढ़ने धातु का प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि अर्धचालक, अभी आप लोग इस अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ही डिटेल पढ़ेंगे। अर्धचालक में हम दो चीज यहाँ पे ले लेते हैं, एक आपका सिलिकॉन और एक आपका क्या है ना जर्मेनियम। ठीक है, एक आपका सिलिकॉन और दूसरा क्या आपका जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये आपका अर्धचालक है। ताप बढ़ने से धातु का प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ठीक है, ये आपका जो है प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, पदार्थ, यानी कोई भी पदार्थ पर प्रतिरोध पदार्थ बदलने से बदलता है। ठीक है, बीमा, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप बढ़ने से धातु का प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रतिरोध घटता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, ये जो आपका परीक्षा में 2 अंक का है आपका, इससे आपका प्रश्न रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा ही कर लेते हैं कि पदार्थ बदलने से आपका प्रतिरोध जो है बदलता है ना। तो इसमें थोड़ा सा हम एक चीज़ लिख लेंगे कि लोहा का प्रतिरोध तांबा के प्रतिरोध से और तांबा का प्रतिरोध चांदी के प्रतिरोध से अधिक होता है। ठीक है, लोहा का प्रतिरोध तांबा के प्रतिरोध से और तांबा का प्रतिरोध चांदी के प्रतिरोध से अधिक होता है। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, तो आर समानुपाती एल, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा हो जाएगा, यानी ऐसा आर समानुपाती एल है ना, और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी एल बटे ए हो जाएगा। ठीक है, ताप बढ़ने से धातु का प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि अर्धचालक सिलिकॉन जर्मेनियम का प्रतिरोध घटता है। तो सबसे पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अब हमारे साथ बिल्कुल आप 5 मिनट जो है ईमानदारी से ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसी से आपको अभी हम 5 ऑब्जेक्टिव देंगे और इसी पे आपका कंप्लीट होगा। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। ये जो आपका परीक्षा में है 2 अंक का सवाल पूछेगा कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो आपको इतना सारा बात लिखना पड़ेगा कि प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। कोई भी पदार्थ पर, यानी प्रतिरोध पदार्थ बदलने से बदलता है। लोहा का प्रतिरोध तांबा के प्रतिरोध से और तांबा का प्रतिरोध चांदी के प्रतिरोध से ज़्यादा होता है। ठीक है, दूसरा, बीमा, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी आर समानुपाती एल और क्षेत्रफल के समानुपाती हो गया, तो व्युत्क्रमानुपाती मैंने उल्टा हो जाएगा, यानी 1/a, यानी आपका ऐसा हो गया। ताप बढ़ने से धातु का प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रतिरोध घटता है। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए। अब आइए आप इत्मीनान से हमारे साथ 5 मिनट जो है समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, हमने यहाँ पे समान लंबाई का 2 तार लिया है, दोनों का लंबाई समान है। पहला बात पर ध्यान दीजिए, दोनों का लंबाई समान है, दोनों का क्षेत्रफल समान है, टेम्परेचर भी समान है, लंबाई समान है, क्षेत्रफल भी समान है और टेम्परेचर भी समान है। लेकिन एक है लोहे का, एक है आपका तांबर का। एक है लोहे का, एक क्या है तांबा का। तो पदार्थ बदलने से प्रतिरोध बदलता है, तो आपका यहाँ हो जाएगा लोहा का प्रतिरोध तांबे के प्रतिरोध से अधिक होगा। ठीक है, पहला बात को आप समझिए बहुत ही इत्मीनान से, एकदम ईमानदारी से।
प्रतिरोध पदार्थ बदलने से बदलता है। हमने यहाँ पे समान लंबाई, समान क्षेत्रफल, समान टेम्परेचर, लेकिन एक है लोहे का है और एक कॉपर का है। तो एक लोहे का एक कॉपर का है, तो क्या हो जाएगा, लोहा का प्रतिरोध तांबे के प्रतिरोध से अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे पदार्थ अलग है। तो पहला बात क्लियर हो गया। फिर से समझिए, पदार्थ प्रतिरोध पदार्थ बदलने से बदलता है, यानी प्रतिरोध जो होता है पदार्थ पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है। तो हमने समान लंबाई का लिया है, समान लंबाई का दो तार है, एक आपका जो है समान लंबाई का है, दोनों का क्षेत्रफल भी समान है, जितना मोटाई है उतना मोटाई है ना, दोनों का टेम्परेचर भी समान है, समान ताप है, लेकिन एक लोहे का है और एक तांबे का है। तो क्या हो जाएगा, लोहा का प्रतिरोध तांबे के प्रतिरोध से अधिक होता है, क्योंकि प्रतिरोध पदार्थ पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया। आइए दूसरा बात जो है, दूसरा बात आपका क्या है, बीमा। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। आइए हम एक छोटा तार लिए, एक लंबा तार लिए, एक तार लिए छोटा, एक तार लिए लंबा, तो सबसे ज्यादा प्रतिरोध किस में होगा। एक हमने छोटा तार लिया, एक लंबा तार लिया, तो सबसे ज्यादा प्रतिरोध किस में होगा, तो जरूर ही अवश्य ही सबसे ज्यादा प्रतिरोध लंबा में होगा। यानी जितना लंबा रहेगा उसमें उतना ही प्रतिरोध ज्यादा होगा, जितना लंबा तार रहेगा उसमें उतना ही प्रतिरोध अधिक होगा। तो यानी आपका प्रतिरोध जो होता है लंबाई के समानुपाती होता है, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, जितना लंबा तार उतना अधिक प्रतिरोध। ठीक है। अब देखिए फिर क्या कहता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो एक हमने पतला तार लिया और एक हमने मोटा तार लिया, हमने एक तार पतला लिया, एक तार मोटा लिया। अब बताइए सबसे ज्यादा प्रतिरोध किस में होगा, सबसे ज्यादा प्रतिरोध पतला तार में होगा, मोटा तार में प्रतिरोध कम होगा। अब सुनिए, जैसे आपको हीटर से लगाना है, मान लो कि एक हीटर है, एक हीटर है और हीटर से हमको जोड़ना है। तो बताइए हीटर से हमको इसको जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, पतला तार से जोड़ेंगे कि मोटा तार से जोड़ेंगे। तो अवश्य आप मोटा तार से जोड़ेंगे। काहे, मोटा तार से क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि उसमें धारा अत्यधिक होगा। जब धारा अत्यधिक होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि प्रतिरोध ज्यादा, प्रतिरोध ज्यादा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। और जब क्षेत्रफल ज्यादा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। इसीलिए दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पतला तार, मोटा तार, पतला तार में अत्यधिक प्रतिरोध, मोटा तार में कम प्रतिरोध। इससे जब इसको मोटा तार से जब इसको जोड़ेंगे, मोटा तार से जब इसको जोड़ेंगे तो इसमें अत्यधिक धारा आएगा। जब अत्यधिक धारा आएगा तो इसमें प्रतिरोध कम होगा, और जब कम प्रतिरोध होगा तो यानी क्षेत्रफल की क्या हो गया, उल्टा हो गया। इसलिए उल्टा चलता है, यानी प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए क्लियर हो गया। तीसरा बात, अब देखिए टेम्परेचर, ताप पर। तीसरा बात पे आइए, ताप। हमने कोई तार लिया और इसका अत्यधिक टेम्परेचर दे दिया, बहुत टेम्परेचर दिया, ताप बढ़ा दिए। ताप बढ़ाने से धातु कुछ भी हो, लोहा हो, चांदी हो, तब तांबा हो, कुछ भी हो, कोई भी धातु हो, ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन जब कोई अर्धचालक रहेगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम रहेगा, अर्धचालक रहेगा, अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध, धातु का प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है, अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। तो इतना बात क्लियर हो गया। ये जो है इस आपका परीक्षा में 2 अंक का सवाल अवश्य पूछता है। ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर के लिए इस तरह का क्वेश्चन हो गया। अब हम इस पे क्वेश्चन चलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव अभी देंगे। ऑब्जेक्टिव जो जितना बनाया, जो जितना उसको बनाएगा वो समझेंगे, उतना वो समझ पाएगा। पूरा का पूरा यदि आप 5 में 5 सही कर लेते हैं तो आप समझे कि आपका जो रेजिस्टेंस टॉपिक है आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो देखना है किसका कितना सही होता है। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इत्मीनान से देखिएगा, ईमानदारी से। बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पे
परीक्षा में अक्सर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ तक बोर्ड लेवल से कंपटीशन लेवल में ही आपका साइंस से संबंधित एक सवाल पूछे जाएंगे। इस टॉपिक से जरूर आपके सवाल रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन, हम इस पे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में एक है प्रतिरोध ताप गुणांक। तो प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? तो किसी भी पदार्थ के, कोई भी आपका पदार्थ है, ठीक है, धातु है, तो वो उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और जब टेम्परेचर बदलने से पदार्थ का ताप भी बदलता है, और उसको कहते हैं ताप गुणांक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। किसी भी धातु का टेम्परेचर जब बदलते हैं, ताप बदलने से उस धातु का प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, तो उसके ताप को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। और उसको हम अल्फा से लिखते हैं। किस लिखते हैं? अल्फा से। यानी अल्फा बराबर R2 माइनस R1 बटे R1 इंटू T2 माइनस T1 होता है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला हो गया प्रतिरोध ताप गुणांक के लिए। प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है कि अल्फा, प्रतिरोध ताप गुणांक को अल्फा से लिखते हैं। और R2 माइनस R1 बटे R1 इंटू T2 माइनस T1। जब टेम्परेचर T1 है तो प्रतिरोध R1 है। जब टेम्परेचर T1 है तो प्रतिरोध R1 है। जो टेम्परेचर T2 है तो प्रतिरोध क्या है? R2 है। तो वैसे स्थिति में ताप गुणांक अल्फा बराबर R2 माइनस R1 बटा R1 इंटू T2 माइनस T1 होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम चलते हैं। किसका कितना सही होता है ध्यान देंगे। कहता है ताप को 28 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस करने पर लोहा और सिलिकॉन, ताप को 28 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस करने पर लोहा और सिलिकॉन के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप को 28 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस करने पर लोहा और सिलिकॉन के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? हम ऑप्शन भी देते हैं। लोहा का बढ़ेगा और सिलिकॉन का घटेगा। दूसरा, लोहा का घटेगा और सिलिकॉन का बढ़ेगा। तीसरा, दोनों का बढ़ेगा। चौथा, दोनों का घटेगा। देखिए आपके पास क्वेश्चन है कि ताप को 28 डिग्री से 15 डिग्री सी करने पर, 28 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस ताप करने पर लोहा और सिलिकॉन के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, लोहा का प्रतिरोध बढ़ेगा और सिलिकॉन का प्रतिरोध घटेगा। लोहा का प्रतिरोध घटेगा और सिलिकॉन का प्रतिरोध बढ़ेगा। दोनों का बढ़ेगा, दोनों का घटेगा। अब इसमें आपका आंसर क्या है? क्या आंसर आएगा? चलिए तो अपना आंसर तैयार कर लेंगे। ठीक है, आइए अब हम आपको बताते हैं इसमें कि यहाँ क्या कह रहा है। ताप को 28 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस, 28 से 15 किया, कमा की बढ़ा, कम गया। तो प्रतिरोध यानी ताप बढ़ने से धातु का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ने से धातु का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप घट रहा है, धातु का प्रतिरोध क्या घटेगा। ताप बढ़ने से धातु का प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटने से धातु का प्रतिरोध घटता है।
ताप बढ़ने से धातु का प्रतिरोध बढ़ता है। यहाँ पे 28 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, ताप घट रहा है। जब ताप घट रहा है धातु का प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। जब धातु का प्रतिरोध घटेगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ पे लोहा, लोहा क्या है, धातु है, धातु का प्रतिरोध घटेगा, है ना। सिलिकॉन अर्धचालक है, अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। लोहा घटेगा और सिलिकॉन बढ़ेगा। आंसर नंबर बी। अब जो आंसर बी लाए हैं उनका बिल्कुल सही है, सही जवाब है। ठीक है, लोहा का घटेगा और सिलिकॉन का बढ़ेगा। चलिए फिर समझ लीजिए, ताप को 28 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस करने पर 28 से 15 किया, 28 से 15 किया यानी क्या, ताप घटा, टेम्परेचर घटा। जब टेम्परेचर घटेगा तो धातु का प्रतिरोध भी घटेगा, क्योंकि ताप बढ़ने से धातु का प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन ताप घटने से धातु का प्रतिरोध घटता है। तो धातु का प्रतिरोध घटेगा, लेकिन सिलिकॉन अर्धचालक है, अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ताप बढ़ने से धातु का प्रतिरोध बढ़ता है और अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। तो ताप घट रहा है, ताप घटने से धातु का प्रतिरोध घटेगा और अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। तो यहाँ पे लोहा घटेगा और सिलिकॉन बढ़ेगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता अति निम्न ताप पर, अति निम्न ताप पर सिलिकॉन किसके जैसा कार्य करेगा। क्वेश्चन है, अति निम्न ताप पर सिलिकॉन किसके जैसा कार्य करेगा। ऑप्शन है चालक, ऑप्शन है अर्धचालक, तीसरा है पूर्ण अचालक, और चौथा है अति चालक, सुपर कंडक्टर। ठीक है, देखिए कहता है अति निम्न ताप पर सिलिकॉन किसके जैसा कार्य करेगा। अति निम्न ताप पर सिलिकॉन किसके जैसा कार्य करेगा, चालक, अर्धचालक, पूर्ण अचालक और अति चालक। ठीक है, चलिए तो आप अपना आंसर रेडी कर लिए, आइए अब आगे देखते हैं हम क्या कहता है। अति निम्न ताप पर यानी निम्न ताप का मतलब क्या हो गया, कम ताप पर। तो कम ताप रहेगा तो सिलिकॉन अर्धचालक है, इसका क्या होगा, बढ़ेगा, प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। और अति निम्न ताप पर, अति निम्न माने बहुत कम होगा, बहुत कम। तो जब बहुत कम होगा, अति निम्न ताप होगा तो क्या होगा, प्रतिरोध अत्यधिक होगा। जब अत्यधिक प्रतिरोध होगा तो क्या धारा का प्रवाह होगा, नहीं होगा। जब धारा का प्रवाह नहीं होगा तो आपका आंसर क्या होगा, वो पूर्ण अचालक हो जाएगा। क्या होगा, पूर्ण अचालक। अत्यधिक जब प्रतिरोध रहेगा तो अत्यधिक प्रतिरोध से धारा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे हमने एक चालक तार लिया है और इस तार में धारा का प्रवाह करते हैं, और प्रतिरोध का मतलब रुकावट। यदि हम बांध को पूरा बांध दे क्या धारा का प्रवाह होगा, नहीं होगा। जब धारा का प्रवाह नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे, पूर्ण अचालक कहेंगे, कि वह पूर्ण रूप से अचालक है, पूर्ण रूप से क्या है, अचालक है। ठीक है, चलिए तो अपना आंसर कर लेंगे। आपका आंसर नंबर सी, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं कि अति निम्न ताप पर धातु, अति निम्न ताप पर धातु किसके जैसा कार्य करेगा। अति निम्न ताप पर धातु किसके जैसा कार्य करेगा। अब सुनिए, अति निम्न ताप पर, कम ताप पर धातु का प्रतिरोध क्या होगा। ताप बढ़ने से धातु का प्रतिरोध बढ़ता है, तो कम ताप है, तो कम ताप रहेगा तो धातु का प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। और अति निम्न माने सबसे कम होगा, तो धातु का प्रतिरोध क्या होगा, सबसे कम होगा। जब सबसे कम होगा तो धारा का प्रवाह होगा। जब धारा का प्रवाह जब होगा, बताइए तो अचालक, अर्धचालक, पूर्ण अचालक, अति चालक। बताइए आपने आंसर क्या लगाया है। चलिए आंसर लगा लिए सब लोग।
चलिए अब देखते हैं क्या कहता है कि यहाँ पे अति निम्न ताप पर, तो निम्न ताप रहेगा, तो निम्न ताप रहेगा तो धातु का प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। धातु का प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, प्रतिरोध घटेगा। अति निम्न माने और कम, जब और कम होगा तो प्रतिरोध और कम होगा, जब और कम प्रतिरोध होगा, जो और कम प्रतिरोध होगा तो धारा का प्रवाह क्या होगा, अत्यधिक होगा। जब धारा का प्रवाह अत्यधिक होगा तो क्या कहेंगे, अति चालक कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, अति चालक। जिससे अत्यधिक धारा प्रवाह होगा उसे क्या कहेंगे, अति चालक कहेंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि आप रेजिस्टेंस को आप कितनी अच्छी तरह से समझ पाए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कहता है अर्धचालक का प्रतिरोध, अर्धचालक 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 का प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। ऑप्शन, हमेशा धनात्मक, हमेशा ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य, और डी धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपका है कि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है हमेशा पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक, हमेशा ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक। क्या होगा, चलिए आप अपना आंसर कर लीजिए। कर लिए, चलिए आइए अब देखते हैं इसमें सही आंसर क्या होगा। क्या कहता है, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक, सपोज मान लीजिए कि 10 डिग्री टेम्परेचर है तो इसका प्रतिरोध आपका R1 है, 10 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, तो इसका प्रतिरोध क्या है, R1 है। यानी आपका प्रतिरोध T1, प्रतिरोध T1, तो प्रतिरोध यहाँ क्या हो गया, R1 हो गया। अब टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस कर दिए हम, यानी अब टेम्परेचर आपका T2 हो गया। तो क्या ताप बढ़ने से धातु का प्रतिरोध बढ़ता है। सपोज जब टेम्परेचर T1 है तब प्रतिरोध R1 है, जब टेम्परेचर T2 है तब प्रतिरोध क्या, R2 है। अब सुनिए, T1 टेम्परेचर पर 10 डिग्री सेल्सियस है, यदि यहाँ पे मान लेते हैं कि 5 ओम है, ये प्रतिरोध आपका क्या है, 5 ओम है, R1 का मान 5 है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे T2 होगा, नहीं 10 से 15 होगा, तो जब ताप बढ़ रहा है तब बताइए R2 का जो वैल्यू होगा 5 से कम होगा कि 5 से ज्यादा होगा। सुनिए, जब 10 डिग्री से 15 डिग्री 10 से 15 गया, ताप बढ़ा, ताप बढ़ने से धातु का प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन अर्धचालक है, ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जब T1 है तो इसका प्रतिरोध 5 ओम है, जब टेम्परेचर T2 हो गया, ताप बढ़ गया, तब प्रतिरोध क्या होगा, 5 होगा। 5 से कम होगा कि 5 से अधिक होगा, 5 से क्या होगा, कम होगा, 5 से कम होगा, 5 से क्या होगा, कम होगा। जब 5 से कम होगा तो ध्यान दीजिए, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा बराबर T2 माइनस T1 बटा R2 माइनस R1 इंटू R1 इंटू T2 माइनस T1 होता है। अब सुनिए, 5 से कम होगा तो R1 5 है, 5 से कम है तो कम में ज़्यादा घटाएंगे तो कम आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी आपका सही आंसर क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा, हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। समझे, हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अपना आंसर देख लीजिए कि आपका आंसर क्या सही, आपने क्या किया, आंसर क्या आया, कैसे आया, हमने वो भी आपको बताया कि हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4,
एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। कमरे के ताप से क्वेश्चन नंबर 5, जिसका 5 में 5 सही होगा कमेंट जरूर करेगा। सर मेरा 5 में 5 सही होगा। जिसका भी जितना सही होगा कमेंट अवश्य करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कमरे के ताप पे, कमरे के ताप, कमरे के ताप से 100 केल्विन ताप, कमरे के ताप से 100 केल्विन ताप करने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, और चौथा घट बढ़ दोनों सकता है। घट बढ़ दोनों सकता है, माने घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। क्या होगा? आइए, कमरे के ताप से 100 केल्विन, कमरे के ताप से 100 केल्विन ताप करने पर, कमरा का ताप है उसे 100 केल्विन ताप करने पर, है ना, सिलिकॉन का प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, घट बढ़ दोनों सकता है। चलिए आप अपना अपना आंसर लगाइए, क्या आपका आंसर होगा? ठीक है। आइए देखेंगे, कमरा का ताप कितना? 100 केल्विन है। कमरे के ताप से 100 केल्विन यानी आपका 100 केल्विन आपका टेम्परेचर है, और 0 डिग्री टेम्परेचर यदि हम लेते हैं तो आपका 273 केल्विन होता है। ठीक है, 273 केल्विन। तो वैसे ही जब आपको घटाते हैं हम, कितना आता है? -173 केल्विन। बताइए, टेम्परेचर घटा कमरे के ताप से 100 केल्विन ताप पर, यानी 100 केल्विन ताप से, है ना, आपका कमरे के ताप से 100 केल्विन ताप करने पर, यानी कमरा का जो ताप है उसे 100 केल्विन ताप कर दिए, है ना, यानी टेम्परेचर को घटाए। तो घटाने में क्या हमारे पास नेगेटिव आया, है ना, यानी ताप घटाने से सिलिकॉन ताप बढ़ाने से धातु का प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है। सॉरी, ताप बढ़ने से धातु का प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि सिलिकॉन अर्धचालक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है, इसका प्रतिरोध घटता है। लेकिन यहाँ पे ताप घट रहा है, ताप घटने से धातु का प्रतिरोध घटता है, और अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रतिरोध बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा? बढ़ेगा। आंसर सही जवाब क्या होगा? आपका बढ़ेगा। सही जवाब क्या होगा? आपका आंसर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका 5 क्वेश्चन था। आपको समझ में आ गया होगा कि आपने 5 में 5 लाए या 5 में कितना लाए। जरूर कमेंट करके बताएं कि 5 में आपका कितना सही जवाब हुआ। ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द ही अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, और आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ पहुँचे। अपने दोस्तों, सगे संबंधियों, भाई बहन सभी लोगों के पास वीडियो को शेयर करें, और अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस ऑनलाइन क्लास से जुड़ने का प्रयास करें। मैं आप लोगों सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए ठीक है, तब तक बने रहें, मिलते हैं बहुत जल्द ही।